सो दिस इज़ दिव्या कुमावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ों की बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस कैसे करवाई जाती है। समझ में आई बात? यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल एनर्जी रिलीज होगी और उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरी ओर अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस का मतलब, अच्छा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो पता है ना। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस जो खुद ब खुद होती है, जिन्हें करवाने के लिए हमें आउटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इसका जस्ट उल्टा, ऐसी रिएक्शंस जिन्हें करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। समझ में आई बात? तो जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं उस दौरान एक केमिकल एनर्जी रिलीज होगी और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उन रिएक्शंस को करवाने के लिए। अच्छा स्पॉन्टेनियस का कोई एग्जाम्पल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो लोहे में जंग लग जाती है, हम लगवाते हैं क्या लोहे में जंग? खुद ब खुद लगती है। तो कैसी रिएक्शन हो गई है? स्पॉन्टेनियस हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे कि हमारी फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस जो है वो बिना लाइट के हो सकती है क्या? उसमें हमें लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में। यही तो है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस अगर क्लियर है तो ये चैप्टर ईजी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा देना या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना देना। डन। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये कैसी होती है? 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कैसी रिएक्शंस होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बनेगी वो बेसिकली कैसी रिएक्शंस से बनेगी? रेडॉक्स रिएक्शंस से बनेगी। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस के बेसिस पे बताओ मुझे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस के बेसिस पे हम कैसे समझते हैं? ऑक्सीडेशन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एटम है ए, मेरे पास कोई एटम है ए। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये ए प्लस की स्टेट में चला जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं मेरे पास अगला कोई मेटल है या फिर कोई एटम है बी। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्या बना देगा? बी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ें, यूज़ क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला यूज़ तो आप लोगों के पास, सबके पास होगा, मोबाइल फ़ोन। जितने भी गैजेट्स हैं, नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स जैसे हम यूज़ करते हैं, हेडफोन्स हो गए हमारे, आजकल वॉच जो है वो भी इलेक्ट्रिक आने लगी, मतलब चार्ज किया और उसे यूज़ करो। कितने सारे गैजेट्स हम लोग इलेक्ट्रिक यूज़ करने लगे। इवन तो जो व्हीकल्स हैं वो भी हम इलेक्ट्रिक ही यूज़ करने लगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूज़ है ना बच्चों, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना वो डे बाय डे बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले यूज़ मैंने क्या बताया? गैजेट्स। देखो कितने सारे गैजेट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें।
ये जितने भी गैजेट्स हैं ये सभी एप्लीकेशंस हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। दूसरा बैटरीज और सेल्स, जो बैटरीज आप लोग यूज़ करते हो रिमोट वगैरह में हम यूज़ करते हैं बैटरीज, सेल्स यूज़ करते हैं हम, जो इन्वर्टर हमारे घरों में लगे होते हैं वो भी एक तरीके की बैटरी है, कार्स वगैरह में जो बैटरीज लगाई जाती है, ये सब किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे लिखा मैंने, रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारे लोहे में जो जंग लग जाती है ना उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। कैसे, इसके बारे में हालांकि हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले टॉपिक में, पर रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो वहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम रस्टिंग ऑफ आयरन से भी जनरेट कर सकते हैं, हालांकि वोल्टेज बहुत कम मिलेगा, वोल्टेज हमें बहुत कम मिलेगा, पर हम अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो वो जनरेट की जा सकती है। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है जो मैं शायद यहाँ पर मेंशन है नहीं, इसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानती हो क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे जो घरों में ज्वेलरी होती है, कई बार हम ये बोलते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, जो हैंडल्स वगैरह होते हैं हम बोल देते हैं कि क्रोम प्लेटेड हैंडल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड प्लेटेड का मतलब क्या है कि एक्चुअल में तो वो कोई और मेटल है बट हमने उसके ऊपर क्या कर दिया है, केवल एक गोल्ड की परत लगा दी है, केवल एक प्लेट लगा दी है उसके ऊपर। जो क्रोम प्लेटेड हैंडल्स जो है उसमें मैंने क्या किया है, मेटल कोई दूसरा है उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, क्रोम का एक प्लेट लगा दिया है। तो ये भी एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की, तो एक बार फिर से हम एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। जैसे कि मान लीजिए जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कॉपर है वो कॉपर 2+ जो है वो केवल सॉलिड स्टेट कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हम स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जो जिंक था यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में था, कॉपर 2+ हमारा एक्वस स्टेट में था, Zn2+ हमारा एक्वस में चला गया, और जो कॉपर था हमारा सॉलिड स्टेट में आ गया। अभी जब हम आगे सेल्स पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन तुमको बहुत काम आने वाली है। तो अभी फिलहाल के लिए समझो कि ये कैसी रिएक्शन है। यहाँ पर जो Zn है, देखो जो Zn है वो Zn2+ की स्टेट में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है अपने अंदर से। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो कॉपर 2+ है वो कॉपर में जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो गया कॉपर में कन्वर्ट, 2+ से सिर्फ कॉपर में, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब इसने क्या किया, रिडक्शन किया। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात बताओ मुझे कि जो जिंक है उसी ने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, कॉपर ने क्यों नहीं दिया? मतलब यहाँ पर मैं Cu और Zn2+ मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने Zn और Cu2+ ही क्यों लिखा? मतलब कि ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो Zn से Zn2+ में क्यों देखने को मिल रहा है मुझे, वो Cu2 भी तो हो सकता था, या फिर Cu2+ से जो Cu रिडक्शन हो रहा है वो Zn2+ से Zn में होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर है हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आते हैं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स की हमें एक सीरीज दी गई है और वो हमें ये बताती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूँ तो इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं, 10th क्लास में पढ़ी होंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसमें हम क्या बोलते थे कि Zn + CuSO4 अगर हम करते हैं तो क्या बना देता है, ZnSO4 + Cu बना देता है। देखा था क्या, एक एक्सपेरिमेंट भी था बच्चों इस पे कि ब्लू कलर का हम सोल्यूशन लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। चलिए समझते हैं इसे एक बार। हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम सोल्यूशन लेते हैं, हम सोल्यूशन लेते हैं कॉपर का, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है बेसिकली ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर सल्फेट का मैंने सोल्यूशन ले रखा है CuSO4, और इस CuSO4 में मैंने जिंक की एक इलेक्ट्रोड डिप कर दी।
किसकी इलेक्ट्रोड डिप कर दी, दिख नहीं रहा है। मैंने मान लो जिंक की एक इलेक्ट्रोड या फिर कुछ भी एक जिंक का एक मेटल मैंने इसके अंदर डिप कर दिया। तो कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि ये जो ब्लू कलर था हमारे सॉल्यूशन का, ये लाइटन अप हो गया। मतलब ये जो ब्लू कलर था ना, ये लाइटन अप हो गया। और जो जिंक की हमारी इलेक्ट्रोड थी उसके ऊपर इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था इसने अपना ब्लू कलर डिसअपियर कर दिया और जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी इसके ऊपर ये कॉपर अक्यूमुलेट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। यानी कि Zn जो है अगर वो CuSO4 के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो ZnSO4 बना दे रहा है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन जो CuSO4 का था अब किसका रह गया? अब ZnSO4 का रह गया, क्योंकि जो कॉपर था वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर के जमा हो गया। ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा, अब एक बात सोचने वाली यहाँ पर ये है कि अगर ये जो सॉल्यूशन मैंने CuSO4 का लिया है, अगर ये मैंने ZnSO4 का लिया होता और ये जो मैंने मेटल की एक रॉड इसके अंदर डिप की है जो जिंक की थी, अगर वो मैंने कॉपर की ली होती तो क्या होता? नो रिएक्शन। इसका आंसर क्या है? नो रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट की बजाय जिंक सल्फेट का लेते और ये जो रॉड हमने जिंक की ली है ये जिंक की बजाय हम कॉपर की ले लेते तो क्या होता? रिएक्शन होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है पर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जो अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने देखी थी उसमें क्या हो रहा था? उसमें जो जिंक था वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, और जो कॉपर था उसमें रिडक्शन हो रहा था। अब अगर मैं कॉपर और सिल्वर की बात करूं, जहां मैंने जिंक और कॉपर लिया ना, अगर मैं सिल्वर और कॉपर लूं तो अब जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो कॉपर है वो Cu2+ में कन्वर्ट होगा, यानी कि कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन होगी अब। और जो Ag है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, जो Ag+ था वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगी? अब रिडक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन रिएक्टिव नहीं है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी? उसी सीरीज से पता चलेगी जो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आने वाले टॉपिक्स में। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़े, समझ में आ गया? तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच deals with production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations is called electrochemistry। जो चीज़ मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या फिर केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस से निकलने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके करवाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बच्चों एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब ये एक ऐसे सेल है जिनमें हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों को कंबाइंड स्टेट में देखते हैं। दोनों को कंबाइंड स्टेट में देखते हैं मतलब मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसमें मैंने एक स्विच लगा रखा है और उस स्विच को अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो मतलब प्रिसाइजली अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे उस सेल को, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसे मुझे गैल्वेनिक सेल बनाना है या मुझे उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, तो एक स्विच है, उसे मैंने अगर राइट डाइवर्ट किया तो वो गैल्वेनिक बन जाएगा, लेफ्ट डाइवर्ट किया तो वो इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि राइट लेफ्ट हो, ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को समझाया। ठीक है, तो हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझोगे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अपने आप समझ आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं किसकी? गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
गैल्वेनिक सेल कौन से सेल होते हैं? जिनमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी में। वाओ। तो गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गई बात? ये दोनों जो सेल्स हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जो गैल्वेनिक है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक गैल्वेनिक सेल की। किसकी बात करेंगे हम? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल का मतलब एक ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं? वोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल के और भी कई नाम है, डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कौन सा मेटल यूज़ किया है। जैसे कि अगर मैं जिंक और कॉपर का मेटल यूज़ करूँ तो हम प्रिसाइजली गैल्वेनिक सेल को नाम दे देंगे डैनियल सेल का। अगर मैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रही हूँ, मेटल यूज़ कर रही हूँ, वो मैं लेड यूज़ करूँ, तो हम जो गैल्वेनिक सेल का नाम दे देंगे वो लेड एसिड सेल दे देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसा जैसा हम मेटल यूज़ करते हैं वैसा वैसा नाम दे दिया जाता है गैल्वेनिक सेल्स को। ठीक है, थर्ड कंप्राइजेस टू हाफ सेल्स, वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। अब ये जो सेल है इसका ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसमें क्या क्या होता है। जो हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें दो हाफ सेल होते हैं, एक वोल्ट मीटर होता है और एक सॉल्ट ब्रिज होता है। समझ में आई बात? अभी देखेंगे डायग्राम तब समझ में आ जाएगा। इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन सेपरेट वेसल्स। दो अलग अलग वेसल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रही होंगी, यानी कि दो जो हमने हाफ सेल ले रखे हैं ना, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होगा। तो चलो अपन देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल ने हमें क्या कहा था कि दो सेपरेट वेसल होते हैं, तो मैंने दो सेपरेट वेसल ले लिए। दोनों सेपरेट वेसल्स में दो अलग अलग सॉल्यूशन हम लेंगे। सोल्यूशन हम लेंगे उस बेसिस पर, किस बेसिस पर लेंगे कि हमने कौन सी इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर रखी है। तो मैंने मान लो कि ये बीकर लिया और इस बीकर में मैंने एक इलेक्ट्रोड रखी है, एक मेटल रॉड रखी है, जिसका जो किस मेटल से बनी है? जो बनी है आयरन से। किससे बनी है? आयरन से। तो इस बीकर में मैंने जिस मेटल की इलेक्ट्रोड को डिप किया है ना, तो जो सोल्यूशन होगा मेरा, जो मैं सोल्यूशन यहाँ पर लूँगी वो इसी मेटल सॉल्ट का होना चाहिए। वो जो सोल्यूशन है वो इसी मेटल सॉल्ट को होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने आयरन की इलेक्ट्रोड ली है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा? FeSO4 का होगा। अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रोड मैंने ली है ये मैंने जिंक की ली होती, अगर मैंने ये इलेक्ट्रोड जिंक की ली होती तो जो सोल्यूशन होता वो किसका होता? ZnSO4 का होता। समझ में आई बात? अब जो मेरा दूसरा बीकर है उसमें मैंने इलेक्ट्रोड जो ले रखी है वो मान लो मैंने ले रखी है कॉपर की। किसकी ले रखी है? कॉपर की। तो ये इसमें जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो सोल्यूशन होगा वो होगा CuSO4 का। इसका होगा CuSO4 का। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि गैल्वेनिक सेल्स जो है वो ऐसे सेल हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि इन दोनों वेसल्स में मुझे कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल या फिर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इन रिएक्शंस को करवाने के लिए। मैंने केवल क्या किया है, इस फेरस सल्फेट में इस आयरन की इलेक्ट्रोड को यानी कि Fe की इलेक्ट्रोड को डिप किया और रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। मुझे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो गई? अब एक बात बताओ,
जो आयरन है और जो कॉपर है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। आयरन और कॉपर में से है तो दोनों मेटल। मेटल का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं खुद में से और पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं, तभी वो उनको स्टेबिलिटी मिलती है। यही पढ़ा है हमने। तो दोनों मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो दोनों को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए, पर इन दोनों में से कोई एक करेगा। कौन करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? Fe, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करेगा? Fe, यानी कि आयरन। तो जैसे ही हम FeSO4 के सॉल्यूशन में Fe के इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो Fe क्या करता है? Fe अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है और बना लेता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Fe की ये जो इलेक्ट्रोड है ना बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? Fe2 प्लस, मतलब इसमें जो Fe है वो अपनी 2 प्लस स्टेट में आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो Fe2 प्लस है वो तो मेरे सोल्यूशन में गिरता जा रहा है। सोल्यूशन के अंदर FeSO4 अपना अलग है, सोल्यूशन में FeSO4 अलग है। ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर जो Fe जो आयरन है वो +2 की स्टेट में जाता जा रहा है और इस सोल्यूशन के अंदर गिरता जा रहा है, यानी कि जो Fe2 प्लस है वो इस सोल्यूशन के अंदर गिरता जा रहा है और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ता जा रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी बैठे तो रहेंगे नहीं, मूवमेंट करेंगे। तो हमने क्या करवा दिया भाई, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो हम इसको एक पाथ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हमने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया हमारे कॉपर वाली रॉड से। इस रॉड को कॉपर वाली रॉड से एक मेटल वायर से हमने कनेक्ट कर दिया ताकि इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट थे, जो आयरन हमारा था जो 2+ की स्टेट में कन्वर्ट होकर के खुद सोल्यूशन में जा रहा था और दो इलेक्ट्रॉन्स को अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ के जा रहा था, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया? एक पाथ प्रोवाइड करवा दिया। तो जो अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे Fe की इलेक्ट्रोड से कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यही तो पढ़ते हैं कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा हिल कर भी जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर तो हमें पूरा मूवमेंट देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन इधर से उठ करके उधर जा रहा है, तो अगर मैं इस वायर को टच करूँगी तो मुझे करंट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस वायर से, हो रहा है ना। तो ये पता करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, हम इस वायर पे एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक बल्ब लगा देते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया एक मेटल की वायर से तो मेरा जो बल्ब था वो ग्लो करने लग गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो आयरन के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाने लगा। अब बात समझना, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके कहाँ आ गए? कॉपर की इलेक्ट्रोड पर आ गए। अब जो कॉपर है अपनी जब सॉलिड स्टेट में है तब तो मतलब ये जो रॉड है हमारी ये सॉलिड है, तो इसमें जो कॉपर है वो अपनी सॉलिड स्टेट में है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट नहीं करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। जो इस सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट हमने ले रखा था ना वो किस स्टेट में होगा? वो होगा Cu2+ और SO4 2- की स्टेट में। भाई मैंने कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन ले रखा है, यानी कि मैंने उस सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट था वो Cu2+ बना लेगा और SO4 2- बना लेगा। तो जो दो इलेक्ट्रॉन आयरन की इलेक्ट्रोड से कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ आए थे उन्हें कौन लेगा? सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो Cu2+ है वो लेगा। तो Cu2+ जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स को आते हुए देखेगा तो वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा तुरंत। और जो Cu2+ है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले करके Cu बना लेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है कि Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स कॉपर। जो Cu2+ है वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना ले रहा है? कॉपर बना ले रहा है। समझ में आई बात? यहाँ पर जो Fe था वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तो Fe2+ की स्टेट में जा रहा था। यहाँ पर जो कॉपर है Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जो कॉपर है बेसिकली मेटल है, अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वो उसको करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मैटर यहाँ बैठा है।
तो Fe तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, अब इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा, एक को लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए वही इलेक्ट्रॉन लेगा। तब मुझे ये बताओ कि कौन से वाले वेसल में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से वाले वेसल में रिडक्शन हो रही है। इस वाले वेसल में ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, यही पढ़ा ना। तो इस वेसल में हम ये जो रिएक्शन देख पा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो Fe है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये वाले वेसल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और इसमें जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जिस भी वेसल में, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा उस रॉड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और चूंकि इस रॉड के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है तो इसलिए ये रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इस वाले इलेक्ट्रोड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इस वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है ना, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। और चूंकि इस पर Cu2+ आकर के एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट्स वाई इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, ठीक है ये भी। बट केमिस्ट्री में जब हम सेल की बात करते हैं ना तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगी और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा वो कैथोड होगी। कभी भी ये नहीं बोलते कि ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए ये एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ये कैथोड है। हमेशा ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस पर हो रहा है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, एन ऑक्स और रेड कैट, एनॉक्स और रेड कैट। एनॉक्स और रेड कैट का मतलब एनोड पर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो हमारी एनोड है उस पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, या मैं ये कह दूं जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम एनोड बोल देंगे। समझ में आई बात। और जो रिडक्शन है वो कौन सी इलेक्ट्रोड पर होगा, वो कैथोड पर होगा। या फिर ये कह दें कि जिस भी इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। तो याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था और आयरन की इलेक्ट्रोड से कॉपर की इलेक्ट्रोड तक जा रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो Fe से Cu की तरफ है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगी या फिर फ्लो करेगी। समझ में आई बात। तो देखिए मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे और मेरा जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो बल्ब था ये ग्लो करना बंद कर दिया। अब बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो गई। इसीलिए हमारा जो बल्ब था वो उसने ग्लो करना बंद कर दिया, यही हुआ होगा। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों रुका। तो अभी हमने ये देखा था कि जो आयरन की इलेक्ट्रोड थी उसमें से जो भी हमारा आयरन था वो Fe2+ के फॉर्म में जाता जा रहा था सॉल्यूशन में। तो अब तुम खुद ही सोचो, ये जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था इसमें पहले से ही Fe2+ और SO4 2- प्रेजेंट है, क्योंकि हमने FeSO4 का सोल्यूशन ले रखा है। तो पहले से ही Fe2+ भरपूर मात्रा में इस सोल्यूशन में प्रेजेंट था। जैसे ही ये इलेक्ट्रोड मैंने रखी तो इलेक्ट्रोड का जो Fe था वो भी 2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन के अंदर जाने लगा। तो यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर कौन से वाले आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब तुम खुद ही सोचो कि अगर इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को आगे क्यों जाने देगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने ही नहीं देगा। अब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे
तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो हमारा बल्ब फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं इस वाले कंटेनर की बात करूँ तो इस वाले कंटेनर में क्या हो गया, जो Cu2+ था वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के एक्यूमुलेट हो गया। थोड़े टाइम के बाद जब हम देखते हैं ना तो हमें दिखता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये पतली होती जाती है और ये वाली इलेक्ट्रोड मोटी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका Fe तो इस सॉल्यूशन के अंदर आता जाता है और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होता जाता है, जिस वजह से हमारी जो कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है ना वो मोटी होती जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर था वो इस कॉपर रॉड के ऊपर जमा हो चुका है। तो इस सॉल्यूशन में केवल क्या बचा? सल्फेट आयन बचा, SO4 2- बचा ना। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इस वाले बीकर में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज भी नहीं आने देगा, क्योंकि एक रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, यही होगा ना। तो एक ये रीज़न भी हुआ। तो कहने का मतलब है इस वेसल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस वेसल में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या ऐड करना है इसमें? सॉल्ट ब्रिज ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जैसे ही इसमें ऐड करूँगी, पहली चीज़ तो ये कि डायग्राम इनकम्प्लीट था। कैसे था? यहाँ पर सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा हमारा, क्लोज सर्किट नहीं है, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? इसको क्लोज करने के लिए मुझे सॉल्ट ब्रिज लगाना ही पड़ेगा पहले। और दूसरा रीज़न ये कि सॉल्ट ब्रिज इसलिए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें हम कोई सॉल्ट सॉल्यूशन जेली फॉर्म में या फिर अगर अगर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। एक यू शेप की ट्यूब होती है, एक यू शेप की ट्यूब होती है। इस यू शेप की ट्यूब में अगर अगर सॉल्यूशन, अगर अगर मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे पहले गर्म किया जाता है, इसका एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। सॉल्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, है ना, NaNO3 हो गया। ये सॉल्ट हम ले सकते हैं यू शेप की ट्यूब के लिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। तो उसे हम गर्म करते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जेली में कन्वर्ट हो जाता है और उस जेली को इस यू ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाता है। तो मान लो मैंने KCl लिया, तो KCl का जो सोल्यूशन था उसे मैंने जेली में कन्वर्ट कर दिया और उसे मैंने इस यूट्यूब के अंदर फिल कर दिया। तो इस यूट्यूब में KCl आ गया। क्या आ गया? KCl आ गया। अब मैं इस सॉल्ट ब्रिज को, जिसे हम यू शेप की ट्यूब बोल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को मैं इस सेल के अंदर ऐड कर दूंगी कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मैं इसे इसके अंदर रख दूंगी। अब इससे क्या होगा? जो KCl था उसमें भी K+ आयन और Cl- आयन होगा, होगा ना। तो एक बात बताओ, इस तरफ के सॉल्यूशन में कौन से वाले आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी? Fe2+ की। और इस तरफ कौन से आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी? SO4 2- की। तो K+ और Cl- जो है वो K+ और Cl- जो है वो इन दोनों बीकर्स को या फिर इन दोनों कंटेनर्स को न्यूट्रल करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? अगर इधर मेरा Fe2+ ज़्यादा हो गया है तो KCl अपने Cl- को इधर भेज देगा, इधर मेरा SO4 2- इंक्रीज हो गया है तो KCl अपने K+ को उधर भेज देगा। ठीक है, तो जो Cl- था वो Fe2+ के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और जो K+ था वो SO4 2- के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से Fe2+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इधर से SO4 2- की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो दोनों बीकर हमने ले रखे थे वो दोनों बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज जैसे ही हुआ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फिर से बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फिर से बनी तो हमारा बल्ब फिर से ग्लो कर जाएगा। समझ में आ गई बात? हो गया क्लियर? तो ये था हमारा क्या? गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या हो रहा है? दोनों जो रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि खुद ब खुद हो रही है। उनको करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ रही है। और जब ये रिएक्शंस खुद ब खुद हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है यानी कि केमिकल एनर्जी बन रही है और उस केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।